Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 15. Unit number 15 is electromagnetism. Let us see its MCQs. Unit number 15. Choose the correct answer from the following choices. Question number 1. Which statement is true about the magnetic poles? मैग्नेटिक पोल्स के बारे में इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए पे हमें ये कहा गया है कि अनलाइक पोल्स रिपेल, बी पे कहा गया है लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सी पे कहा गया है मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर और डी पे कहा गया है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ए आंसर को देखते हैं, अनलाइक पोल्स रिपेल्स। अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, इसलिए ए ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। लाइक पोल्स अट्रैक्ट्स, लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करते, ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स जो है वो एक दूसरे पे असर डालते हैं। वो जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है सी वाली। डी वाली स्टेटमेंट में है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्यों? इसलिए कि मैग्नेट जो है वो एटॉमिक लेवल पे शो होता है। किसी एटम के ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा हो तो उसका भी मैग्नेट बनता है और उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसलिए अगर हम मैग्नेट जो है उसको ब्रेक करते करते एटॉमिक लेवल पे भी चले जाएं तो तब भी उसके दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, इसलिए हम इसके सामने वाला सर्कल जो है उसको ब्लैक कर देते हैं। Question number 2. What is the direction of magnetic field lines inside a bar magnet? The lines of force of bar magnet form a closed loop. तो जो बार मैग्नेट जो है इसकी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ, तो आउटसाइड वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं, बट विद इन मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो हमारा ऑप्शन जो है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ये करेक्ट है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ए में ऑप्शन थी हमारे पास फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये आउटसाइड मैग्नेट होता है ऐसा। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ये विद इन मैग्नेट ऐसा होता है। फ्रॉम साइड टू साइड ऐसा नहीं होता। देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा भी नहीं होता। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं वो विद इन मैग्नेट भी होती हैं और उनकी डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। क्वेश्चन नंबर 3. द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई, कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है उसको डिटेक्ट करना हो तो कैसे डिटेक्ट किया जाता है? ए पे हमें कहा गया स्मॉल मास, तो स्मॉल मास के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। बी पे कहा गया स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज से भी उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, इससे भी उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना हो तो हम मैग्नेटिक कंपस यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक कंपस, ये डी पे हमारा आंसर करेक्ट है, इसके सामने हम सर्कल जो है इसको ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर, कि अगर कोई वायर है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है और उस फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हमसे ये पूछा गया है कि उसका अगर हम करंट जो है वो वायर में जो प्लेस की गई है, इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, अगर हम उसको इंक्रीज कर दें करंट को, तो द फोर्स ऑन द वायर क्या होगी?
ए पे ऑप्शन दिया गया इंक्रीजेज, बी पे ऑप्शन दिया गया डिक्रीजेज, और सी पे ऑप्शन दिया गया रिमेन्स द सेम, और डी पे विल बी ज़ीरो। तो जब कोई वायर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली पड़ी होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द फोर्स ऑन द वायर इंक्रीजेज इफ़ द करंट इन द वायर इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम वायर में करंट इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज कर जाती है। नंबर टू, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें तो तब भी उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लेंथ है वायर की उसको हम इंक्रीज कर दें तो तब भी उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमसे ये पूछा गया है कि अगर करंट को इंक्रीज़ किया जाए तो फोर्स क्या होगी, तो हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है कि वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स, कि डीसी मोटर कन्वर्ट करती है। ए पे हमें कहा गया मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर कन्वर्ट करता है। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बी पे है मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो मोटर जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ऑप्शन हमारी सी वाली सही है। मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। और डी पे ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है मोटर के साथ। मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर reverses the direction of current through the coil every half cycle। हर हाफ साइकिल के बाद डीसी मोटर जो है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। तो वो कौन सा पार्ट होता है डीसी मोटर का जो इसको कन्वर्ट करता है, यानी डायरेक्शन को रिवर्स करता है वो हर हाफ साइकिल के बाद। तो ए में हमें कहा गया आर्मेचर, बी पे कहा गया कम्यूटेटर, और सी पे कहा गया द ब्रशेस, और डी पे कहा गया द स्लिप रिंग्स। तो कम्यूटेटर जो वो पार्ट होता है ये एक रिंग होता है जो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, हाफ हाफ हिस्सा होता है इसका। तो ये कम्यूटेटर जो होता है ये डीसी मोटर में और जनरेटर में ये डायरेक्शन जो है वो उसको रिवर्स करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे करेक्ट है, द कम्यूटेटर। Question number 7, the direction of induced EMF in a circuit is in accordance with conservation of, नंबर ए कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सी पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि किसके मुताबिक है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है किसी सर्किट में वो इन अकॉर्डेंस है विद कंजर्वेशन ऑफ इनमें से मास के और चार्ज के या मोमेंटम के या एनर्जी के। जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ मूव करते हैं अपने हाथ से, तो जब हम उसको मैग्नेट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तब भी हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं उस मैग्नेट के ऊपर। तो वो वर्क जो है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होती है और उसकी वजह से जो कॉइल होता है उसमें इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होती है। और जब हम उसको पीछे खींचते हैं तो फिर हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो उसकी वजह से भी उस कॉइल में ईएमएफ जो है वो जनरेट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनती है, ईएमएफ बनती है उस कॉइल में। हैंस लेंज़ेज लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है लेंज़ेज लॉ बिल्कुल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी पे दुरुस्त है कि विल कंजर्वेशन ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है। ए पे ऑप्शन दी गई है इंक्रीजेज द इनपुट करंट, बी पे ऑप्शन दी गई इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, हैज़ मोर टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल,
has less turns in the secondary coil. A step up transformer is used to increase the input voltage. तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है. इट हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी कॉयल एज कम्पेयर टू इट्स प्राइमरी कॉयल. तो प्राइमरी कॉयल से सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स इसकी ज़्यादा होती हैं, यानी एन एस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल ग्रेटर दैन होती हैं एन पी यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंक्रीज़ द इनपुट करंट के इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से ट्रांसफार्मर का कोई ताल्लुक नहीं है. इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, ये ऑप्शन हमारी बी वाली सही है कि वो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है. हैज़ मोर टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल में टर्न्स जो हैं वो कम होती हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा होती हैं, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है. हैज़ लेस टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल में टर्न्स ज़्यादा होती हैं, लेस नहीं होती प्राइमरी की निस्बत, तो ये ऑप्शन भी हमारी ठीक नहीं है. तो हमारी ऑप्शन बी पे दुरुस्त है, इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज. क्वेश्चन नंबर 9. द टर्न रेशो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 10. कि एक ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो 10 है. इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है आई एस इज इक्वल टू 10 आई पी, एन एस इज इक्वल टू एन पी ओवर 10, एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी, वी एस इज इक्वल टू वी पी ओवर 10. तो हमें ये मालूम है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर के लिए रिलेशनशिप होता है वो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी होता है. वी एस क्या है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी है, वी पी क्या है, प्राइमरी में वोल्टेज कितनी है, एन एस का मतलब होता है सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है, और एन पी का मतलब होता है प्राइमरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है. तो हमें रेशो दी गई है 10, तो इसका मतलब एन एस ओवर एन पी जो है वो बराबर है 10, यानी 10 ओवर 1 कह लें आप इसको. तो अगर हम इस एन पी को इधर ले जाएंगे तो एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी बनेगा. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी, ये सी पे है, ये दुरुस्त है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एन पी इज इक्वल टू 10 एन एस आएगा, तो ये ठीक नहीं है. तो करंट के साथ वैसे ही ताल्लुक नहीं होता ट्रांसफार्मर का, तो ये रेशो हमारे पास नहीं आनी है. तो एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी, ये हमारी रेशो करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है. वी एस इज इक्वल टू वी पी ओवर 10, तो ये अगर हम यहाँ से वी एस मालूम करना चाहें तो ये वी पी इधर जाके ये भी 10 वी पी बनेगा, तो ये वी पी ओवर 10 नहीं बनेगा, तो ये भी आंसर दुरुस्त नहीं है. तो सी वाला आंसर हमारा दुरुस्त है, तो उसके सामने हम सर्कल जो है उसको ब्लैक कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर था, जिसके हमने एमसीक्यूज़ देख लिए. ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें. मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़. शाद रहें, आबाद रहें.